हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोग का यूट्यूब चैनल जियोग्राफी बीडीके में। आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हम लोग आज दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर बीए फोर्थ सेमेस्टर, ठीक है, सब्जेक्ट को 203 आर्थिक भूगोल का प्रश्न पत्र देखने जा रहे हैं। यह जो प्रश्न पत्र है 50 क्वेश्चन का ही है। आज ही इसका पेपर हुआ है, इसका आंसर की देखने जा रहे हैं। जो लोग भी एग्जाम दिए हैं वह लोग इस पेपर से अपना आंसर की मिला ले और देखें इनका कितना क्वेश्चन आप लोगों का सही हो रहा है और कमेंट जरूर करें, ठीक है। पहला क्वेश्चन देखिए पूछा गया था। यह जो पेपर है टोटल 50 क्वेश्चन का है। यह दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर के लिए है, जो बीए फोर्थ सेमेस्टर भूगोल विषय का यह, ठीक है, पेपर है। पहला क्वेश्चन है, डी ह्यूइटलसी ने विश्व को कृषि प्रदेशों में विभाजित करने के लिए कितने आधार तत्वों का प्रयोग किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, 5 आधारभूत तत्वों का इन्होंने उपयोग किया था। क्वेश्चन नंबर 2, डी ह्यूइटलसी ने विश्व को कितने कृषि प्रदेशों में विभाजित किया था? तो इसका राइट आंसर होगा बी, 13 कृषि प्रदेशों में इन्होंने विभाजित किया था। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से किस देश में कृषि योग्य भूमि का प्रतिशत सबसे अधिक है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, बांग्लादेश, ठीक है। और इसके बाद दूसरे नंबर पर अगर देखा जाए तो यह भारत हो जाएगा। इसमें से बांग्लादेश लगभग 63% और भारत में लगभग 54% है, ठीक, जबकि अमेरिका और चीन में बहुत कम है। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सी नकदी फसल नहीं है? तो जो धान है यह नकदी फसल नहीं है, जबकि कपास, कॉफ़ी, गन्ना ये सब नकदी फसल है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी बागाती फसल नहीं है? ठीक है, तो मक्का जो है यह बागाती फसल नहीं है, जबकि रबड़, चाय, कॉफ़ी, केला ये सब बागाती फसल के अंतर्गत आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, संयुक्त राज्य अमेरिका में मक्का का प्रमुख उपयोग होता है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका में मक्का का जो प्रमुख उपयोग होता है वह पशुओं के चारे के लिए होता है। क्वेश्चन नंबर 7, ब्राज़ील में कावा के बाग को कहते हैं? तो फैजेंडा इसको कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 8, वान थ्यूनेन के अनुसार प्रथम पेटी में किसका उत्पादन किया जाता है? तो वान थ्यूनेन ने कृषि अवस्थिति सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। इन्होंने कृषि अवस्थिति सिद्धांत के अनुसार 6 पेटियों कृषि पेटियों का इन्होंने वर्गीकरण किया था। इसमें पहला जो था वह साग सब्जी खेती था और दूध एवं पशुपालन था, ठीक है, जबकि दूसरा इनका था ईंधन के लिए लकड़ी, ऐसे ही था। क्वेश्चन नंबर 9, वान थ्यूनेन के अनुसार छठी पेटी मानी जाती है? तो यह पशुपालन के लिए मानी जाती है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 10 देते हैं, रूपांतरणशील कृषि को श्रीलंका में क्या कहा जाता है? तो इसको चेन्ना बोलते हैं, जबकि लद्दाख जो है यह मलेशिया और इंडोनेशिया में बोला जाता है, ठीक है, मिल्पा या मध्य अमेरिका या मैक्सिको में, ठीक है। माउंट इटावीरा का संबंध है? तो माउंट इटावीरा जो है यह लौह अयस्क से इसका संबंध है, या यूएसए में यानी संयुक्त राज्य अमेरिका में यह है खादान, ठीक है, लोहा के लिए फेमस है। क्वेश्चन नंबर 12, बाबा बुदान की पहाड़ी किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। यह कहाँ है? कर्नाटक राज्य में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, एंथ्रासाइड में कार्बन की मात्रा कितनी प्रतिशत पाई जाती है? तो एंथ्रासाइड में कार्बन की मात्रा 90 से 95% के बीच पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, विश्व में कोयला का सर्वाधिक संचित भंडार किस देश में है? अगर संचित भंडार देखा जाए तो चीन में है, सॉरी संयुक्त राज्य अमेरिका में। अगर उत्पादन पूछता तो हो जाता चीन। संचित भंडार यानी सबसे ज़्यादा अगर संचित भंडार देखा जाए तो संयुक्त राज्य अमेरिका में, अगर उत्पादन पूछता तो वह चीन हो जाता। क्वेश्चन नंबर 15, विश्व प्रसिद्ध अवधान तेल शोधनशाला कहाँ स्थित है? तो यह ईरान में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 16, वेनेजुएला की माराकाइबो झील किस खनिज के लिए विश्व प्रसिद्ध है? तो यह खनिज तेल के लिए विश्व प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 17, भारत में सर्वाधिक कच्चा तेल उत्पादक राज्य कौन सा है? तो यह है राजस्थान। इधर लगातार 3-4 साल से लगातार नंबर 1 पे कच्चा तेल एवं प्राकृतिक गैस में सर्वाधिक उत्पादन कहाँ हो रहा है? राजस्थान में हो रहा है, ठीक है, आप लोग ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 18, औद्योगिक अवस्थिति सिद्धांत में सामूहिकरण का प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? तो यह वेबर के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं, आइसोटीम किसने प्रयोग किया था? तो यह वेबर ने प्रयोग किया था। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी विश्व की बृहत्तम लौह इस्पात उत्पादक देश है? तो यह चीन है, ठीक है। अगर ऑस्ट्रेलिया ऑप्शन में रहता तो वो हो जाता, ऑस्ट्रेलिया ऑप्शन में नहीं है। वर्तमान समय में सबसे ज़्यादा लौह अगर इस्पात उत्पादक देखा जाए, ठीक है, तो हो जाता ऑस्ट्रेलिया, लेकिन ऑप्शन में नहीं है तो इसलिए चीन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा लौह इस्पात उत्पादक केंद्र नहीं है? तो कन्याकुमारी लौह इस्पात उत्पादक केंद्र नहीं है, जबकि भिलाई, दुर्गापुर, राउरकेला ये सब है, ठीक है। राउरकेला आपका कहाँ पे है? उड़ीसा में। दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में। भिलाई जो है यह छत्तीसगढ़ में। क्वेश्चन नंबर 22, कपास की मिट्टी
किसे कहा जाता है? तो ये काली मिट्टी को कपास की मिट्टी कहा जाता है। काली मिट्टी को स्वयं जूती हुई मिट्टी भी कहा जाता है, ठीक है। इसको एक और नाम से जाना जाता है, रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 23, वस्त्र उद्योग किस आधार वाला उद्योग है? तो यह है बाजार आधारित उद्योग है, क्योंकि वस्त्र उद्योग में कपास का उपयोग होता है। कपास क्या होता है? इसका जो शुद्ध भार होता है एक होता है, ठीक है, यानी इसको ले आने और ले जाने में उत्पादन प्रक्रिया में इसके भार में कोई कमी नहीं आती है। अगर 100 किलो कपास का कपड़ा बनाते हैं तो इसका 100 किलो ही रुई इसका निकलेगा और 100 किलो ही इसमें से धागा भी निकलेगा। इसलिए यह जो उद्योग होता है बाजार के निकट इसका उद्योग लगाया जाता है। जबकि लौह इस्पात उद्योग, ठीक है, गन्ना चीनी उद्योग, ऐसे उद्योग जो हैं, कागज उद्योग, ये सब कच्चे माल के समीप लगाए जाते हैं, क्योंकि उसमें कच्चा माल ज़्यादा उपयोग होता है और शुद्ध माल कम निकलता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24, मानचेस्टर किस उद्योग के लिए विश्व प्रसिद्ध था? तो यह सूती वस्त्र उद्योग के लिए विश्व प्रसिद्ध था। क्वेश्चन नंबर 25, भारत में वैश्वीकरण को प्रभावित करने वाला कौन सा घटक भारत में वैश्वीकरण को प्रेरित करने वाला घटक कौन सा है? यह है उन्नत प्रौद्योगिकी, बी है प्रतिस्पर्धा, सी है उदारवादी नीतियाँ, डी है इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर होगा डी, इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है? तो इस समय क्या है? चीन है, ठीक है। अगर 2020, 21, 22, 23 देखा जाए तो संयुक्त राज्य अमेरिका था। वर्तमान समय में इस समय चीन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से किस देश से भारत सबसे अधिक आयात करता है? तो यह चीन से ही करता है। तो क्वेश्चन नंबर 26 का क्वेश्चन नंबर आपका 26 का हो जाता है, ठीक है, चीन, और 27 का है चीन। क्वेश्चन नंबर 28, आर्थिक भूगोल विश्व के विभिन्न क्षेत्रों की प्रकृति की वैज्ञानिक खोज करता है, जिसका वस्तुओं के उत्पादन पर प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है। उपयुक्त परिभाषा किसने दिया है? तो यह जो परिभाषा दिया था वो यह गोत्स महोदय ने दिया था। इसको गोट्स भी कहा जाता है। यह जो सारे क्वेश्चन आए थे यह आर्थिक भूगोल नामक पुस्तक से, ठीक है, आर्थिक भूगोल नामक पुस्तक से, जो एच.डी. मौर्य की बुक है, सारे क्वेश्चन वहीं से आए थे, एक आध दो क्वेश्चन छोड़ के। क्वेश्चन नंबर 29, आर्थिक भूगोल के विद्वान का किस उपागम की ओर सर्वाधिक झुकाव रहा? तो यह प्रादेशिक उपागम में सर्वाधिक इनका झुकाव रहा, सॉरी, यह क्रमबद्ध उपागम में इनका सर्वाधिक झुकाव रहा। आर्थिक भूगोल के विद्वानों का किस उपागम की ओर सर्वाधिक झुकाव रहा? तो यह क्रमबद्ध उपागम में सर्वाधिक इनका झुकाव रहा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30, आर्थिक भूदृश्य की संकल्पना का उद्भव होता है? तो यह लैंडस्केप से होता है। क्वेश्चन नंबर 31, आर्थिक भूदृश्य की व्याख्या करने के लिए किसने संरचना प्रक्रिया एवं अवख्या के त्रिसूत्र का सहारा लिया था? तो यह अलेक्जेंडर ने लिया था। क्वेश्चन नंबर 31 का राइट आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 32, जिमरमैन ने प्राकृतिक संसाधनों के कितने भागों में विभाजित किया था? तो इन्होंने 4 भागों में विभाजित किया था। इनका नाम जो था सर्वसुलभ संसाधन, सामान्य सुलभ संसाधन, विरल संसाधन और अद्वितीय संसाधन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33, क्रियोलाइट कहाँ पाया जाता है? तो यह ग्रीनलैंड में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित में से सामान्य सुलभ संसाधन कौन सा है? तो जल जो है यह सामान्य सुलभ है, जबकि ऑक्सीजन जो है यह क्या है? सर्वसुलभ संसाधन है। जबकि क्रियोलाइट जो है यह आपका अद्वितीय संसाधन है, और हीरा जो है यह विरल संसाधन है। यानी हीरा विरल मतलब कहीं कहीं पाया जाता है, और क्रियोलाइट ऐसा संसाधन है केवल एक ही जगह पाया जाता है, वह भी ग्रीनलैंड में। जबकि जल जो है सामान्य सुलभ है, यानी कहीं पाया जाता है कहीं नहीं पाया जाता है। ऑक्सीजन जो है हर जगह पाया जाता है, इसको कहते हैं सामान्य सुलभ। क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन की विशेषता नहीं है पूछ रहा है? तो इसका राइट आंसर डी, उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक है, सब विशेषता हैं। संसाधन की पूछा है कौन विशेषता नहीं है? संसाधन स्वयं निष्क्रिय होते हैं, ये भी सही है। जब तक मनुष्य उसका उपयोग नहीं करेगा वह निष्क्रिय होगा। जैसे कोयला, वह संसाधन तब तक नहीं है जब तक उसका मनुष्य उपयोग नहीं करता है, ठीक है। जिस भी तत्व का मनुष्य उपयोग करना चालू कर देगा वह संसाधन हो जाएगा। संसाधन अपने आप में क्या होता है? निष्क्रिय होता है। जब मनुष्य अपने ज्ञान के द्वारा, अपने बुद्धि और विवेक से उसका उपयोग अपने फायदे के लिए करता है तो वह संसाधन होता है। जबकि संसाधन लोचपूर्ण होता है, यानी उसके उत्पादन प्रक्रिया में निरंतर वृद्धि की जा सकती है। संसाधन चक्रीय होते हैं, एकदम सही बात है, ठीक है। उसको हम लोग उसके रूप को हमेशा परिवर्तित कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित में से कौन सा प्राविधि का प्रकार नहीं है? यहाँ पे टेक्नोलॉजी का प्रकार नहीं है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर डी,
उपयुक्त में से कोई नहीं। सब जो है प्रकार हैं। संसाधन निष्कर्षक, संसाधन रूपांतरण, दूरी निवारक, ये सब किससे संभव है? यह टेक्नोलॉजी का ही प्रयोग इसमें तीनों में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 37, द एनवायरमेंटल हैंडबुक नामक पुस्तक किसकी है? तो यह है गैरेट डी वेल की पुस्तक है। क्वेश्चन नंबर 38, द लिमिट टू ग्रोथ पुस्तक किसने लिखी थी? तो यह मिंडोज एवं मिंडोज ने लिखी थी। क्वेश्चन नंबर 39, किसने कहा प्रगति का अंधाधुन विरोध नहीं प्रत्युत अंधाधुन प्रगति का विरोध अपेक्षित है? तो इसका अभी तक हमको आंसर नहीं मिल पाया है, तो या तो बी या तो डी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, मिलेगा तो हम कमेंट जरूर पिन कर देंगे कमेंट बॉक्स में। क्वेश्चन नंबर 40, प्राथमिक क्षेत्र में कार्य करने वाले कर्मचारियों को किस नाम से जाना जाता है? तो जो प्राथमिक क्षेत्र में काम करते हैं उसको रेड कॉलर कहा जाता है, जबकि जो द्वितीयक क्रियाकलाप में कार्य करते हैं उसको ब्लू कॉलर, जो तृतीय क्रियाकलाप में काम करते हैं उसको पिंक कॉलर, और जो चतुर्थ क्रियाकलाप में काम करते हैं उनको व्हाइट कॉलर कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 41, वैज्ञानिक अनुसंधान में लगे कर्मचारियों को किस नाम से जाना जाता है? तो उसको कहते हैं गोल्ड कॉलर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम लोग देते हैं 42, परिवहन एवं संचार किस आर्थिक क्रियाकलाप में आते हैं? तो यह तृतीय क्रियाकलाप में आते हैं, क्योंकि परिवहन और संचार जो है यह सेवा क्षेत्र हैं, और सेवा क्षेत्र तृतीय क्रियाकलाप के अंतर्गत आता है, जबकि प्राथमिक क्रियाकलाप के अंतर्गत आपका खेती करना, ठीक है, मछली पालना, वनों से लकड़ी काटना, ये सब क्रियाएं, खनन यानी खनिजों को निकालना, ये सब क्रियाकलाप, जबकि द्वितीय क्रियाकलाप में प्राथमिक क्रियाकलाप से प्राप्त जो वस्तुएं होती है उनके रूप को टेक्नोलॉजी के माध्यम से परिवर्तित कर दिया जाता है, यानी विनिर्माण। ठीक है, विनिर्माण द्वितीय क्रियाकलाप के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन नंबर 43, व्यापार एवं वाणिज्य किस आर्थिक क्रियाकलाप में आते हैं? तो ये भी तृतीय आर्थिक क्रियाकलाप के ही अंतर्गत आते हैं। क्वेश्चन नंबर 44, स्वास्थ्य एवं शिक्षा, ये भी तृतीय क्रियाकलाप के ही अंतर्गत आते हैं। क्वेश्चन नंबर 45, वैज्ञानिक अनुसंधान किस आर्थिक क्रियाकलाप में आता है? तो इसका राइट आंसर डी, उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि यह सब पंचम चतुर्थ क्रियाकलाप के अंतर्गत आते हैं। क्वेश्चन नंबर 46, वाणिज्यिक कृषि किस आर्थिक क्रियाकलाप के अंतर्गत आता है? ये भी प्राथमिक किसी भी प्रकार की कृषि अगर शब्द यहाँ दे दिया हो तो वह प्राथमिक क्रियाकलाप के ही अंतर्गत आता है। क्वेश्चन नंबर 47, निम्नलिखित में से कौन सा अर्धजलीय फसल है? तो जो धान है यह एक अर्धजलीय फसल है। क्वेश्चन नंबर 48, विश्व में चाय का सर्वाधिक उत्पादन कौन सा देश करता है? तो यह चीन करता है, दूसरे नंबर पर भारत। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 49, निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ी चाय की खेती के लिए प्रसिद्ध है? तो यह नीलगिरी जो पहाड़ी है तमिलनाडु में, यह चाय की कृषि के लिए विश्व प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 50 लास्ट, डी व्हिटलसी ने कृषि प्रदेशों का सीमांकन किस वर्ष में किया था? तो इन्होंने 1936 में किया था। यह था जो गोरखपुर विश्वविद्यालय BA 4th सेमेस्टर, ठीक है, सब्जेक्ट को 203 भूगोल आर्थिक भूगोल का आज जो पेपर हुआ था उसका आंसर की है। अगर आप लोग पेपर दिए हो तो ज़रूर इसको मिलाइए और देखिए आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, और कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट भी करिए। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।